नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पे डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। असल में पोटेंशियल एनर्जी जैसा कोई एनर्जी होता ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, इवन पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। पोटेंशियल एनर्जी आपको किसी फॉर्मूले में मिल ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें पोटेंशियल एनर्जी आपने देखा है, चाहे वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, वो किसी भी पॉइंट पे यूनिक वैल्यू होता ही नहीं है। अगर आप कहते हो, आपने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा है, मान लो आपने 12 पढ़ा हुआ है, एक क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आर रेडियस है, टोटल चार्ज क्यू है, बताओ तो पोटेंशियल क्या होगा सरफेस का? आप बोलते हो सर के क्यू बाई आर। क्या मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर हैविंग चार्ज क्यू एंड रेडियस आर इज के क्यू बाई आर? इज मस्ट बी के क्यू बाई आर ना, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है ही नहीं। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर इज के क्यू बाई आर इफ पोटेंशियल एट द इंफिनिटी इज जीरो। यहां पे जीरो माना तो ये के क्यू बाई आर है, मेरी मर्जी मैं इसी पे जीरो मानूंगा और वो भी सही होगा। मैं कभी ऐसा स्टेटमेंट लिखा हो ना, पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज्ड स्फीयर मे बी जीरो, तो सही है, मैं यहां पे जीरो मान सकता हूं। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है। तो समझना की कोशिश करो थोड़ा सा कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, ये डिफाइन क्यों किया गया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, समझाता हूं धीरे धीरे। देखो मान लो एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहां से रिलीज करता हूं। पहले मैं इसको यहां से धीरे धीरे ऊपर उठा के ला रहा हूं, धीरे धीरे इन्फाइनेटली स्मॉल स्पीड से मैं इसको ऊपर उठा के ला रहा हूं। क्या इन्फाइनेटली स्मॉल स्पीड से मैं ऊपर उठा के लाऊंगा तो कुछ वर्क करना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ रहा है। मैं यहां तक ले आया, ठीक है, मैं यहां ला के रख दिया इसको। अचानक से जब मैं रिलीज करूंगा तो ये द्रुत गति से नीचे भागता हुआ जाएगा। तो ये भागा क्यों? इसके नीचे जाने के फिनोमेना को दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि एक फोर्स लग रहा है इस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको नीचे खींच के ले जाएगा, बिल्कुल ये चला जाएगा। और दूसरा एक और तरीका हमने ढूंढा इसको एक्सप्लेन करने का कि यहां पे ना इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है इसके कंपेयर में। क्यों करा वो मैं बताऊंगा। यहां पे हमने मान ली इसके पोटेंशियल एनर्जी यहां पे ज्यादा है, तो जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ना तो नेचुरली अपने पोटेंशियल एनर्जी को लूज करके नीचे जाना चाहेगा, इसलिए कंटिन्यूअसली अपने पोटेंशियल एनर्जी को लूज करके नीचे जाएगा। और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करी है उतना ही इस पे काइनेटिक एनर्जी होगा। अब मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से ड्रॉप करा एच हाइट से, यहां आने के बाद जितना पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा उतना ही इस पे काइनेटिक एनर्जी आएगा, उतना ही काइनेटिक एनर्जी डेवलप करेगा। इसी चीज को दूसरे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। मैं पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी नहीं लूंगा और काइनेटिक एनर्जी मैं सही लिख दूंगा। यहां पे मैं काइनेटिक एनर्जी को लिखूंगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगा और ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगा सेम आएगा। अब बताओ, मतलब एक ही चीज को मैं दो तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरी बात सुनना ढंग से। मैं कह रहा हूं कि यहां से एक ऑब्जेक्ट को मैंने रिलीज किया, तो यहां से यहां तक जितने पोटेंशियल एनर्जी में लूज होगा, लॉस होगा, कम हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, उतना ही काइनेटिक एनर्जी इसको यहां पे मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर लिख पाऊंगा, तरीका सीख लूंगा, तो जितना पोटेंशियल में लॉस होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा। और यहां पे मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूं, ये जो काइनेटिक एनर्जी उतना ही आएगा जितना वर्क ग्रेविटेशन ने वर्क किया है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल टू यहां पे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहां पे तो इससे रेस्ट से रिलीज किया था मैंने। और दोनों आंसर सेम क्यों आ रहा है? तो असल में यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, कहीं ना कहीं ढंग से देखा जाए तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये वर्क डन बाय द ग्रेविटी के रेफरेंस में ही डिफाइंड होता है। और वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के करस्पॉन्डिंग ही डिफाइन होता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जितना ग्रेविटी ने वर्क किया है उतना ही यहां पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है। समझ में आया कि नहीं है? तो यहां देखो, ग्रेविटी का वर्क मतलब एक कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है, एक कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क के रिस्पेक्ट में डिफाइन नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स एफ डी इंटू डी एक्स, एफ डी इंटू डी एक्स
मतलब फोर्स भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा, है ना। तो निगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं निगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स को ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं। यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक और फंडामेंटल डेफिनेशन है। इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखा है, अगर इसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो इस dx को उठा के यहां रख दूंगा तो du बाई dx हो जाएगा, ये बन जाएगा fc। तो देखो कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस du बाई dx, मतलब डेल्टा u बाई डेल्टा x लिखो या इन्फाइनेटली स्मॉल चेंज लिखोगे du में तो इन्फाइनेटली स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू dx होगा। तो ये होगा du बाई dx, ये हो जाएगा तुम्हारा x कैप, या यहाँ पे r लिखना चाहो ये dr वेक्टर लिखोगे। अगर आप स्पेस की ही बात करो, x एक्सिस की बात ना करो, dr, तो ये हो जाएगा तेरा r कैप। ये बात मैं समझाता हूँ r कैप क्यों आया यहाँ पे। ये होगा तेरा माइनस du बाई dr इंटू आर कैप। ये है तेरे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी जिसने भी डिफाइन करी थी, अगर वो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करता, तो क्या ऐसी कुछ फिजिक्स में बातें होती जो मुझे नहीं पता होता, या मैं ऐसा कोई क्वेश्चन जो मैं सॉल्व नहीं कर पाता? नहीं। असल में पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट कुछ नया चीज हमें नहीं सिखाता है। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जो हमने चीजें सीखी हुई है उसको थोड़ा सा आसानी से एक्सप्लेन करने का तरीका होता है बस। कोई भी सवाल हो मान लो कहीं भी, उसको मैं ये नहीं निकाल सकता का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मुझे आता तो है निकालने, तो सवाल को इससे भी तो मैं कर ही सकता हूं, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो डेल्टा यू क्यों डिफाइन करा? क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता है उसको रिकवर कर सकता है, रिकवरेबल होता है वो वर्क, और वो वर्क हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, मतलब स्टोर्ड एनर्जी की तरह हो गया वो। तो पोटेंशियल एनर्जी को कह देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मान लो कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ग्रेविटी का निगेटिव वर्क होगा, मतलब ग्रेविटी का निगेटिव वर्क, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसका बढ़ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन था तो कम था, यहां पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया, बढ़ गया, पोजीशन ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। अगर मैं नीचे ले आऊं तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। या स्प्रिंग है, वो अगर रिलैक्स्ड है, मीन पोजीशन पे है, तो उसकी मतलब उसकी एनर्जी कम है। अगर मैं इसको खींच दूंगा तो जैसे मैं खींच के छोड़ूंगा, यहां पे मान लो फिक्स्ड है, जैसे मैं इसको खींच के छोड़ूंगा तो कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स लग के इसको अपने पोजीशन पे वापस ले आएगा, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और इसी जो वर्क करके वापस लाएगा, इसी को दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं कि यहां पे खींच दिया ना तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई और उस एनर्जी की वजह से कंप्रेस हुआ। तो इसका एनर्जी स्टोर क्यों हुआ? क्योंकि इसका साइज चेंज किया मैंने। तो पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन करते हैं लैंग्वेज वाइज कि एनर्जी stored in a body due to its shape, size and position. Energy stored in a body due to its shape, size and position. शेप, साइज एंड पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर होता है उसको कह देते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। तो थोड़ा सा फिजिकली समझ में आया। पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर। तो दिस इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इसका जो यूनिट होगा वो भी जूल के बराबर होगा, एंड दैट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। ऐसा नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, उसका पॉजिटिव और निगेटिव होना असल में कम और ज्यादा होने को बताता है। क्योंकि ये स्केलर है तो पॉजिटिव एंड निगेटिव होना डायरेक्शन को तो बताएगा नहीं। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव होना किस बात को बताता है? असल में उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। 10 जूल ज्यादा एनर्जी हुई और माइनस 10 जूल कम एनर्जी हुई, तो प्लस माइनस होना यहाँ पे ज्यादा और कम कोई बताता है। देखो, कोई अगर वेक्टर प्लस और माइनस होता है तो वेक्टर प्लस और माइनस अपने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन स्केलर का प्लस माइनस होना एक अलग सिग्निफिकेंस रखता है क्योंकि स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे असल में 10 जूल एनर्जी ज्यादा होती है और माइनस 10 जूल एनर्जी कम होती है। तो ये प्लस माइनस हो सकता है, सिग्निफिकेंस बता दिया। ये इसका यूनिट होता है जूल, न्यूटन, मीटर बोल सकते हैं। ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है ये? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अब मेरी बात सुनिएगा ढंग से। ये जो डेल्टा यू है इज इक्वल टू एफ सी डॉट डी आर। अगर इसको एफ सी को आप कंजर्वेटिव फोर्स के कंपोनेंट में लिखे एक्स वाई जेड एंड डी एक्स को भी आई जे के में लिखे, तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये जो टर्म बनेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू होगा माइनस इंटीग्रेशन, पहले इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं अपन, पहले इसको क्या करते हैं अपन ब्रैकेट में ले लेते हैं इनटू, ये समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स।
क्योंकि इसका 3 कंपोनेंट होगा एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ये होगा डी एक्स डी वाई डी जेड। तो आई के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू डी वाई प्लस एफ जेड इंटू डी जेड। और ये जो वर्क होता है वो कैसा होता है, स्केलर, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इसका, स्केलर। सिमिलरली यहां पे जब f को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है आपने du बाई डी आर, तो ये जो u है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल, वो क्या हो जाएगा, स्केलर। लेकिन इसका du बाई डी आर, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, और ये होता है वेक्टर। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर, change in potential energy is scalar, but change in potential energy with respect to distance is a vector physical quantity. डेल्टा यू बाई डेल्टा आर, क्योंकि देखो फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसीलिए एफ सी इज इक्वल टू माइनस यू बाई डी आर, इसलिए ये आर कैप के डायरेक्शन में होगा। ये किधर होगा, आर कैप के डायरेक्शन में होगा इस फोर्स का डायरेक्शन, तो एफ इज इक्वल टू होगा माइनस यू बाई डी आर। इसको अगर एक्सप्लेन करके लिखोगे तो यहाँ पे देखना, ये जो फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए रिलेशन सही है, किसी भी फोर्स के लिए नहीं होता, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल इज डिफाइंड होती है। तो एफ सी इज इक्वल टू माइनस बाहर निकाल लो परमानेंटली, जैसे इस केस में मैंने बाहर माइनस बाहर निकाल लिया था, इसको ब्रैकेट में ले लो और यहाँ पे आप लिखोगे du बाई डी एक्स आई कैप, क्योंकि जब x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन x वाला ही आएगा, तो मतलब ये du बाई डी एक्स हो गया। देखो अगर x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो x वाला कंपोनेंट आएगा बस। इसको डेल्टा इसलिए लिखा है, ये d बाई डी वाई नहीं है, ये डेल्टा y बाई डेल्टा x है। मतलब ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब y u को x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो y एंड z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, प्लस माइनस पहले ही बाहर निकल चुका है, डवा y बाई डवा u बाई डवा y, यहाँ से x एंड z कांस्टेंट होगा, क्या कांस्टेंट होगा, x एंड z कांस्टेंट होगा, प्लस ये देखो बाई डी जेड, यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, जब आप u को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे z के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे y एंड x कांस्टेंट लेते हैं, y एंड x कांस्टेंट लेते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने मेंशन करना भूल दिया, यहाँ पे ये होगा आपका j कैप, और z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा आपका k कैप, z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा k कैप, y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा j कैप, और x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा i कैप। ये होगा आपका y z कांस्टेंट, यहाँ पे x z कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होगा y x कांस्टेंट। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आगे समझिएगा, मान लो कि एक पॉइंट ए से बी तक मैं चल के जाता हूं, देखो मान लो ए से बी तक मैं चल के जाता हूं, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा माइनस एफ डॉट डी आर फ्रॉम आर ए टू आर बी। ओरिजिन यहाँ लिया है मैंने कहीं पे 0,0, तो ए से बी के गया हूं तो ए का पोजीशन से बी के पोजीशन तक गया हूं। ये है तुम्हारा वर्क डन बाय द, ये माइनस नहीं लगाएंगे, ये वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ये किस फोर्स का वर्क है, कंजर्वेटिव फोर्स का। और हम जानते हैं कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या माइनस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, तो अब यहां पे ढंग से समझो कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस डेल्टा यू। तो इसको लिख लूंगा मैं माइनस डेल्टा यू, या माइनस उस तरफ लगाओ, एक ही बात है, इसी में माइनस लगा दो, और माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव को डेल्टा यू लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा माइनस एफ सी डॉट डी आर फ्रॉम आर ए टू आर बी। तो यहां पे डेल्टा यू को आप लिख सकते हो, डेल्टा यू को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल बी का पोटेंशियल एनर्जी माइनस ए का पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइंड होता है। किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होता, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है। और ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने रेफरेंस कहां लिया है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ढंग से समझना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी does not depends upon reference point, does not depends upon reference point। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कहाँ है। depends upon
फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। अब यार चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस बात पे तो डिपेंड करेगा ही ना कि किस दो पॉइंट के बीच में चेंज निकालना चाहते हो। मान लो ये बी है और ये ए है, तो बी और ए में चेंज निकालना चाहते हो तो बी का पोटेंशियल एनर्जी माइनस ए का पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, और ये होगा तुम्हारा ये वर्क डन के बराबर। और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस बात पे डिपेंड करेगा? फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा और रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे लोगों ने इंट्रोड्यूस करा वो सुनो। उन्होंने कहा कि अगर मैं आरए पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेता हूं, मेरी मर्जी मान रहा हूं मैं, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहां पे मान सकते हो? तो कहीं भी, जहां पे आपकी मर्जी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सकते हैं, क्योंकि असल में मेन फिजिकल क्वांटिटी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो हमारे फॉर्मूले में काम आता है। कहीं भी फॉर्मूले में क्या काम आता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी काम पे नहीं आता। कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो चेंज इन पोटेंशियल मैटर करता है, पोटेंशियल एनर्जी मैटर ही नहीं करता। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पहली बात पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने ए पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना, मतलब जहां पे आर ए का पोजीशन है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना, तो बी का पोटेंशियल एनर्जी होगा यूबी बराबर, जहां पे आपने रेफरेंस माना है आर ए से उस पॉइंट तक आने में कंजर्वेटिव फोर्स का जो नेगेटिव वर्क डन होगा वही उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगा। किस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है? बी की पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन बी की पोटेंशियल एनर्जी एक यूनिक वैल्यू है, या इस बात पे डिपेंड करता है कि जीरो कहां है, और जहां जीरो माना है वहीं से मुझे बी तक आना पड़ेगा, वहीं से मुझे बी तक आना पड़ेगा। कंसेप्ट समझो, आर ए से आरबी तक आने में जितना वर्क डन होगा, जहां पे रेफरेंस पॉइंट मैंने आर ए पे क्या माना है? जीरो। पोटेंशियल एट आर ए इज इक्वल टू माना है जीरो। तो रेफरेंस पॉइंट जहां भी मैंने मान लिया, कहां मान सकते हो रेफरेंस पॉइंट? कहीं भी मान सकते हो। तो जहां रेफरेंस पॉइंट माना है उस पॉइंट से लेकर के, जहां रेफरेंस पॉइंट माना है, मान लो ए पे रेफरेंस पॉइंट माना है, तो ए से लेकर के बी तक आने में जितना वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसका निगेटिव वैल्यू हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो ये जो बी पे पोटेंशियल एनर्जी मान लो सॉल्व करके 10 जूल आया, तो मैं ये नहीं कह सकता बी की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, मैं कहूंगा कि बी की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है अगर मैंने ए पे जीरो माना है तो। मतलब किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी दैट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट, दैट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट। और देख, पोटेंशियल एनर्जी जैसे कोई टर्म होता ही नहीं भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कोई खास बात नहीं था। असल में क्या है ना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो माइनस के बराबर होता है, माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फिजिक्स में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क अगर निकालना जानते हो तो उसको चेंज इन नया टर्म बोलने की क्या जरूरत है? ढंग से सोचोगे तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स के माइनस को ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। मतलब पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नॉट अ न्यू थिंग, एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन नहीं किया हमने। जैसे मास कहते हैं ना, मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग इन बॉडी। वेलोसिटी कहते हैं, तो वेलोसिटी क्या होता है भाई? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब पोजीशन में के चेंज के रेट को अपन कहते हैं वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, मतलब कुछ नया हो रहा है ना, चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, कुछ नया चीजें को हम लोग डिफाइन करते हैं। यहां पे पुरानी चीज को नया नाम दिया है बस। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो पुराने चीज को नया नाम दिया। कौन सा पुराना चीज? क्या वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स आप जानते हो? हाँ सर, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जैसे वर्क लिखते हैं एफ डॉट डी आर, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हो जाएगा एफ सी डॉट डी आर। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स हो गया एफ सी डॉट डी आर, उसके माइनस को माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स को नया नाम दिया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल कोई बड़ी बात है ही नहीं यार। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स को कहते हैं। तो यहां से यहां तक जाने में वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और मान लो यहां पे जहां से मैं चला था वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को मैंने जीरो मान लिया, तो यहां का पोटेंशियल एनर्जी बी हो जाएगा। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी बी हो गया क्योंकि इस पोटेंशियल एनर्जी को मैंने क्या मान लिया? जीरो। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। यही तो कह रहा हूं कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स को ही अपन ने बुक क्या बोल दिया? माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कोई नया चीज नहीं है। अब तो किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है वो यूनिक
नहीं होता। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज नॉट अ यूनिक वैल्यू, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज नॉट अ यूनिक, इट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट। अगर मान लो इफ पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट इंफिनिटी, इंफिनिटी एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट है जो सबके लिए कॉमन होगा, बहुत दूर। अगर वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैंने 0 माना है और किसी भी सिस्टम का मतलब किसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रहा है या पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आ रहा है, देख पोटेंशियल निगेटिव में कैसे बोल रहा हूं, इंफिनिटी पे 0 माना है तब, तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है फ्री सिस्टम। अब ऐसा नहीं कि पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का फ्री मतलब फ्री सिस्टम होता है, अगर इंफिनिटी पे 0 पोटेंशियल माना है तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है फ्री सिस्टम, और उसमें जो फोर्स लग रहा होगा वो रिपल्सिव लग रहा होगा। इंफिनिटी पे 0 माना है तो, यहां पे ग्राउंड पे 0 मान लोगे तब नहीं, इंफिनिटी पे 0 माना है और कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रहा है तब मैं बोल रहा हूं। अगर इंफिनिटी पे 0 माना है और कहीं सिस्टम का पोटेंशियल किस बॉडी का पोटेंशियल निगेटिव आ गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, निगेटिव आ गया, इसका मतलब होता है वो बाउंडेड सिस्टम है। कैसा है वो, बाउंडेड सिस्टम। और उसमें फोर्स कैसा लग रहा होगा, अट्रैक्टिव। फोर्स कैसा लग रहा है, और ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि मैंने आंख बंद करके लिखा, सबका रीजन है क्यों उसको बाउंडेड बोलते हैं, क्यों अट्रैक्टिव होता है, क्यों। देखो इन्फिनिटी में मान लो तूने 0 माना और यहाँ पे कोई सिस्टम है जो कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लेते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको पीछे की तरफ खींच रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर खींच रहा होगा, पीछे की तरफ खींच रहा होगा। अब इन्फिनिटी में तुमने पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया, 0। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो अपने आप खींचा चला आएगा, अपने आप क्या आएगा, खींचा चला जाएगा। तो वर्क डन कैसा आएगा, यहाँ पे अपने आप खींचा चला आ रहा है और पीछे की तरफ छोड़ दिया तुमने, खींचा चला आ रहा है, तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसा आ गया, देख पॉजिटिव। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तेरा आ गया, सॉरी वर्क डन आ गया तेरा पॉजिटिव, एंड वर्क डन बराबर होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो देखो इन्फिनिटी से इस तक यहां तक आने में वर्क डन पॉजिटिव है, तो माइनस ऑफ वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, देखो इधर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है माइनस ऑफ वर्क डन। किसी भी फाइनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी पे पोटेंशियल बराबर वर्क डन क्या हुआ यहां से यहां तक, तो पॉजिटिव, ये खुद पॉजिटिव है तो टर्म तो निगेटिव ही बनेगा ना ये टर्म। और इन्फिनिटी पोटेंशियल नहीं तूने क्या मान लिया है, 0। तो अपने आप अगर आ रहा है अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अपने आप खींचा चला आ रहा है तो वर्क पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव आएगा, और फाइनल माइनस इनिशियल, यहां का पोटेंशियल नहीं तूने इन्फिनिटी पे 0 मान लिया तो फाइनल पोटेंशियल क्या आ रहा है, देख निगेटिव। अगर ये रिपल्सिव सिस्टम होता और पास आ रहा है, रिपल्सिव सिस्टम होता मतलब फोर्स बाहर लग रहा है, फोर्स कहां लग रहा है बेटा, बाहर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, अपने आप पास आ रहा है, तो रिपल्सिव सिस्टम के केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। और ये इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तूने 0 माना है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, पॉजिटिव। देख यहां पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा और इन्फिनिटी पे तूने 0 माना है, तो हर एक चीज का एक रीजन है, ऐसा नहीं कि वो मैंने ऐसे लिख दिया, उसका मैथमेटिकली रीजन है। तो देखो अगर इन्फिनिटी पोटेंशियल तूने 0 माना है तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फ्री सिस्टम को रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपने इन्फिनिटी पोटेंशियल 0 माना है और किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निगेटिव आ रहा है, मतलब वो बाउंडेड सिस्टम और अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेचुरली कोई भी सिस्टम का या किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम होता है। इन एवरी नेचुरल प्रोसेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी और सिस्टम ऑलवेज डिक्रीज। किसी भी नेचुरल प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम होता है। कैसे, देखो क्या होगा, नेचुरल प्रोसेस मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, फिक्स्ड है यहाँ पे, और ये निगेटिव को मैं रखूंगा और मैं कह रहा हूं कि ये पास आ रहा है, तो बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। सुनो इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। सर तुरंत देख के कैसे बता दिया आपने, यहाँ तो लिखना पड़ेगा आर डिस्टेंस से पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसको देखना पड़ेगा आर कम हो रहा है, नहीं। देखो पॉजिटिव और निगेटिव खुद पास आना चाहते हैं, पास आना चाहते हैं, इनमें अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन होता है। अगर वर्क डन पॉजिटिव तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसा आएगा, निगेटिव। और चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, तो कम होगा तभी तो, ये कम में से ज्यादा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा। समझ आया कि नहीं आया। अगर मान लो कि एक निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, दोनों पास आ रहे हैं,
तो निगेटिव चार्ज में फोर्स तो बाहर की तरफ लगेगा रिपल्सिव, लेकिन ये पास आ रहे हैं, तो वर्क कैसा होगा, वर्क कैसा होगा अगर पास आ रहे हैं, तो वर्क होगा इसका निगेटिव। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, निगेटिव ऑफ वर्क डन, वर्क निगेटिव है तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये तेरा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली माइनस माइनस पास आ रहे, ये पास आना नहीं चाहते, नेचुरल प्रोसेस नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये दूर जाना चाहते होंगे, पास आना नहीं चाहते थे। तो तुम बोलोगे सर पास आ क्यों रहे, किसी ने लाया होगा पास, किसी वजह से आ रहे होंगे पास, इनिशियल उसके पास इनर्जी ऑफ मोशन होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, उसके वजह से पास आ रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे ये पास आ रहे थे इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। एक बार पीएमटी में सवाल पूछा था, एक कंटेनर ले लिया बेटा, यहां पे वाटर फिल कर दिया, क्या फिल कर दिया इसमें बेटा, वाटर फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया, और इसमें मान लो छोटे छोटे एयर बबल है, ये क्या है, एयर बबल, अपने आप एयर बबल ऊपर उठ रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अपने आप अगर कोई काम होता है तो उसमें सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होता है, कम। अपने अगर कोई काम होगा तो उसमें सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम। तो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें समझो, पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट के बीच में डिफाइंड होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा, उसमें किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस पे डिपेंड करता है, और किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी यूनिक नहीं होता है। दो पॉइंट के बीच का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूनिक होगा, लेकिन किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी यूनिक नहीं होता है, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे। एंड पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ये मे भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो हो सकता है। पॉजिटिव होने का मतलब ज्यादा होना, नेगेटिव होने का मतलब कम होना, डायरेक्शन नहीं बताता है, ये समझ में आ रहा है चीजें। एंड वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। क्लियर है ये बात? आइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखते हैं। मान लो कि ए से बी पॉइंट तक मैं किसी बॉडी को ले जा रहा हूं, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल मतलब कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां से यहां तक अगर मैं लेके जाऊंगा, माइनस इधर लगाओ या इधर लगाओ एक ही बात होता है बेटा। अगर मैं ए से बी तक किसी बॉडी को लेके जा रहा हूं तो डेल्टा यू को लिखूंगा मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बी पे माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ए पे। क्लियर है बात ये? अब यहां से यहां तक लेके गया हूं तो ग्रेविटी ने कितनी वर्क करी है, ऊपर जाने पे एच हाइट मान लो ऊपर गया है तो ग्रेविटी ने वर्क किया है माइनस mgh, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है तो माइनस mgh, और माइनस एक पहले से भी लगा हुआ था तो ये हो जाएगा आपका mgh इज इक्वल टू ub माइनस यू है। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया mgh, असल में ये डिफाइंड होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि मैं किस रास्ते से जाता हूं यहां तक। अगर मैं यहां से यहां तक बॉडी को उठा के ले जाऊंगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा आपका mgh, इस रास्ते से भी जाऊंगा तो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, क्योंकि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन बात ये, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा और ये किसी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ए से बी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है mgh प्लस mgh। अगर मैंने ये पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया, जहां पे जीरो मानते हैं वहां पे मान लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट है, मतलब ये क्या है आपका रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या मान लिया है, जीरो। अगर ये पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लिया तो बी की पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी mgh, पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू mgh, और ये mgh ही होगा, ये जरूरी नहीं है, ये माइनस mgh ही भी हो सकता है। यहां पे मैं बी पे ना, इस पॉइंट पे ना m का पोटेंशियल एनर्जी 50 mgh कह सकता हूं, 50 mgh कह सकता हूं। कब? जब मैंने यहां पे मान लिया होगा 49 mgh, 49 mgh। तो असल में यहां पे 49 mgh वर्क डन हुआ है mgh, तो 49 mgh प्लस mgh, अरे भाई ये माइनस यू को इधर ले आओगे और इसको तूने बोल दिया 49 mgh, तो 49 mgh प्लस mgh 50 mgh। बी की पोटेंशियल 50 mgh लिख के मैं कोई सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं वो सही आंसर आएगा, मैं सही आंसर आएगा, हमेशा सही आंसर आएगा। भाई यहां पे पोटेंशियल लिख लेता हूं 50 जूल, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो इसको 50 जूल मान दो तो ये आगे आएगा प्लस 50 जूल, तो 50 जूल प्लस mgh, तो मतलब बी का पोटेंशियल होगा mgh प्लस 50 जूल। अब कोई सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो आंसर सही आएगा, लेकिन अपन कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं, इसीलिए रेफरेंस पॉइंट पे मैंने यहां का पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिया, जीरो। अगर मैंने यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना है तो कोई बॉडी अगर ऊपर होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, प्लस mgh। ऊपर जाने में वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव, और वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव, तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो ग्रेविटेशनल का वर्क पॉजिटिव, तो ये माइनस समथिंग आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा बेटा, अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी।
अगर ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव हो तो पोटेंशियल कम हो। कैसे? यहां पे बॉडी को रख दो, ग्रेविटेशनल फोर्स ने पॉजिटिव वर्क करके इसको नीचे ले गया, तो नीचे जाने पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस ही तो होगी। अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क निगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। कैसे? कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क निगेटिव है, मतलब ये माइनस रखूंगा, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, मतलब डेल्टा यू प्लस, मतलब यू बढ़ा। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अगर निगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, तो ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा। नीचे आने पे अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होता है, नीचे आने पे अगर ये पॉजिटिव हो गया, नीचे आने पॉजिटिव होता है, तो डेल्टा यू निगेटिव आएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वर्क डन बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछते हैं। अगर वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव है तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होगा? अगर वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव है तो यह फॉर्मूला यूज करना, ये पॉजिटिव है तो ये डेल्टा यू माइनस आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। अगर वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। ठीक है भाई, ये लिख लेना इसको ढंग से। अब आओ, कंसेप्ट समझ लिया हमने। यहां पे रेफरेंस पॉइंट मान लिया था, कहां पे? ए पे। तो बी पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, और इसी को रेफरेंस मान के मान लो h हाइट नीचे कोई ऑब्जेक्ट है m, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस mgh। रेफरेंस पॉइंट से ऊपर है ऑब्जेक्ट तो प्लस mgh, नीचे है तो माइनस mgh। मान लो एक रॉड ले लिया, रॉड का मास m है, लेंथ l है, रॉड का मास m है और लेंथ l है, तो यहां से यहां तक कंटिन्यूअसली इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? है तो यूनिफॉर्म रॉड, तो अपन क्या करेंगे? सेंटर ऑफ मास का लोकेशन देख लेंगे कितना ऊपर होगा रेफरेंस पॉइंट से, L/2। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे U इज इक्वल टू mg/L/2। क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी? mgl। यहाँ पे इस रॉड का पूरा हिस्सा इसी रेफरेंस पॉइंट पे है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। रॉड अगर नीचे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgl/2, जहाँ पे रॉड का मास m, लेंथ l। ये एक स्फीयर है, मास m, रेडियस r, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो बताओ, सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे कंप्लीट मास को मान सकता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgr, क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 माना है। अब आगे देखो सवाल, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। मान लो ये रॉड है, क्या है बेटा? रॉड है। ये वर्टिकल से, ये जो रॉड है वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। रॉड कहाँ से थीटा एंगल बना रहा है बेटा? वर्टिकल से। रॉड का मास m है, लेंथ l है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछिए, बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मान लूंगा, पे मास को मान लूंगा, तो ये लेंथ हो जाएगा L/2। अब असल में पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो ये होगा mgL/2। अब ये यहां से कोई भी डिस्टेंस नहीं देखना, ये देखना है कि इस रेफरेंस लाइन से इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना वर्टिकली ऊपर है। तो ये L/2 का वर्टिकल कंपोनेंट देखोगे इस तरफ थीटा की तरफ, तो ये आएगा L/2 cos थीटा। तो L/2 cos थीटा ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, L/2 cos थीटा। इसको लिखिए ढंग से, फिर देखना ये। अगर मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से मैंने बना लिया, ये बना लिया, रॉड का मास m है, लेंथ l है, और यहां से एंगल बना रहा है थीटा। इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो देखो बेटा, ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास, ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास, ये वाली डिस्टेंस होगी L/2, ये वाली डिस्टेंस होगी L/2। अब इसका दो कंपोनेंट होगा, L/2 साइन थीटा ये होगा और ये होगा L/2 cos थीटा। अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस 0 मानता हूँ, रेफरेंस पॉइंट कहाँ मान सकते हैं? 0। कहीं भी रेफरेंस पॉइंट आप 0 मान सकते हैं जहाँ पे आपको सवाल को सॉल्व करना आसान लगे, क्योंकि कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी हो सकता है। 50 जूल भी हो सकता है, 20 जूल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 500 जूल भी हो सकता है। कहीं पे भी 0 मानोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमने इस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना है, तो ये नीचे है इसलिए होगा माइनस mgL/2 साइन थीटा। ये आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी, माइनस mgL/2 साइन थीटा। क्लियर है? अभी तक हमने सिर्फ बात किसके बारे में किया है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की है। मान लो एक रॉड है, चेन है या स्ट्रिंग है, इसका L/4 लेंथ ऊपर है, टोटल मास है m और लेंथ है l। इस स्ट्रिंग का टोटल मास कितना है? m, और टोटल लेंथ कितना है? l। अब बोला है कि इस स्ट्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा अगर L/4 हिस्सा तो यहां पे रखा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इज नॉट अ राइट क्वेश्चन। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे। कहीं भी रेफरेंस मान सकते हो 0, तू यहां मान ले 0, यहां मान ले 0, यहां मान ले 0, कहीं भी 0 मान सकते हो, लेकिन 0 वहीं पे मानते हैं जहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो। तो 0 कहां मान सकते हैं? इसी लाइन पे 0 मान लेते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी को।
अगर इस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान ले, पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान ले, रेफरेंस पॉइंट 0 मान ले। अब इस स्ट्रिंग का ये वाला हिस्सा L/4 यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, ये ऐसा नहीं है कि एक हिस्से मास ज्यादा एक हिस्से मास कम, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है। तो अगर L/4 लेंथ, टोटल L लेंथ में m मास है, तो L/4 लेंथ में m/4 मास होगा, कोई खास बात नहीं है। तो यहां से यहां तक जो मास है वो है m/4। तो उस मास के पास तो कोई पोटेंशियल स्टोर ही नहीं हुई, क्योंकि पूरा का पूरा मास रेफरेंस पॉइंट पे ही है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। बचा हुआ ये मास कितना होगा, ये मास होगा तेरा 3m/4। तो तू लिखेगा पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब बताओ कौन सा मास, जो नीचे लटका हुआ है हैंग, वो तो होगा 3m/4 इंटू जी। अब जो यहां से यहां तक लेंथ होगा, अगर ये पूरा लेंथ L था, ये L/4 है, तो ये होगा 3L/4। लेकिन मास तो कंटिन्यूअसली यहां से यहां तक है, तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे गया। कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास का लोकेशन देखेंगे तो ये होगा तेरा 3L/8, आधा होगा ना ये पूरे लेंथ का। तो 3L/L पे क्या, 3L/8 पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। अरे भाई ये L/4 है, टोटल L था, तो ये 3L/4 होगा, उसका 3L/8 आ जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, डिस्टेंस 3L/8 विद अ निगेटिव साइन। निगेटिव साइन लगाना नहीं भूलिए, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से नीचे तो निगेटिव और रेफरेंस पॉइंट से ऊपर तो पॉजिटिव। तो बताइए क्या होगा, ये -9mgl/32, ये आएगा पोटेंशियल एनर्जी इसका। -mgl/32 आपका पोटेंशियल एनर्जी आएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम को अगर लिखे अपन ढंग से, वर्क डन बाई ऑल द फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली अभी तक जो हमने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ा है वो यही है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये यूनिवर्सल है, ये हमेशा सही होता है। ये एक बेसिक फिजिक्स कह सकते हो, बेस ऑफ फिजिक्स है, ये एकदम फंडामेंटल फिजिक्स है, प्योर कंसेप्ट है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। असल में वर्क डन होता क्या है कि आपने वर्क किसी बॉडी पे किया, इसका मतलब उसमें एनर्जी इंजेक्ट किया, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें कोई दो राय नहीं, एकदम सही फॉर्मूला है, हमेशा सही रहेगा। और एक दूसरा फॉर्मूला जो हमेशा सही रहेगा वो है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स को माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। ये मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है उसका दूसरा नाम है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क आएगा ना, जितना कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क आएगा ना दो पॉइंट के बीच में, वही होगा आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? आइए, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, क्या करूं, इसको इलेबरेट करके लिखूं, तो दो तरह के फोर्स को मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूं, अलग अलग लिख सकता हूं, एक कंजर्वेटिव फोर्स, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ very constant and small speed and infinitely small speed। कांस्टेंट एंड इन्फाइनेटली स्मॉल स्पीड मतलब कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑब्जेक्ट बहुत धीरे धीरे चल रहा है, उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। ये देखो मैं केस बता रहा हूं बस आपको कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूविंग विथ कांस्टेंट एंड इन्फाइनेटली स्मॉल स्पीड, मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि अगर स्पीड चेंज नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कांस्टेंट हो जाएगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। तो यहां से अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को 0 लिख दूं, और आप जानते हैं एक फंडामेंटल रिलेशन कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स को माइनस डेल्टा यू भी मैं लिख सकता हूं। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिख सकता हूं, माइनस डेल्टा यू। तो इस कंजर्वेटिव फोर्स को लिख दो आप माइनस डेल्टा यू। क्या लिख दो बेटा, माइनस डेल्टा यू। तो इसको अगर माइनस डेल्टा यू लिखते हो आप, तो माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू। वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो हमने लिखा है डेल्टा यू के बराबर, ये क्या कोई फॉर्मूला और कंसेप्ट डिफाइन हो रहा है, नहीं, ये एक सिंप्लीफाइड एंड स्पेशल केस है। स्पेशल केस का मतलब क्या हो गया, क्या ये हमेशा सही होता है क्या? हाँ, मेरी बात सुनना बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये हमेशा सही होता है, बिल्कुल सही होता है, हमेशा सही होता है और हमेशा सही रहेगा। ये नाम है, कंजर्वेटिव फोर्स का ही नाम है माइनस चेंज इन पोटेंशियल, हमेशा सही होगा। लेकिन सर यहां भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को भी डेल्टा यू कह सकता हूं ना,
ये तब कह सकते हो जब बॉडी बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड से चल रहा हो, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा होगा। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज वर्किंग अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। जब मैं एक कंसेप्ट कराता हूं तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर एक बात बताओ, अगर वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा यू के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ, ये देख, इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट को मैं कैसा एजेंट हूं, मेरा फोर्स, जो मैं फोर्स लगाया कोई काम करूंगा वो कैसा होगा, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, वो कंजर्वेटिव नहीं होगा। मान लो कि मैंने, नॉन कंजर्वेटिव एजेंट ने इस बॉडी को धक्का लगा के यहां रख दिया, तो मैंने कुछ वर्क किया W, ये जो मेरा वर्क है क्या वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा? नहीं। लेकिन यहां पे तो फॉर्मूला पढ़ा हमने कि वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो मैंने ड्राइव किया, तो लिखा है। तो अगर मैं इस बॉडी को, मैं नॉन कंजर्वेटिव होता हूं, याद रखना मस्कुलर फोर्स, ह्यूमन बॉडी जो फोर्स लगा के वर्क करता हूं नॉन कंजर्वेटिव है, अगर मैं इसको उठा के यहां से धीरे धीरे धक्का मार के यहां पे लाके रख देता हूं, तो ये जो मैंने वर्क करा, क्या वो मेरा किया गया वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा साहब? पहली बात कि बहुत धीरे धीरे ले जाना, ठीक है, बहुत धीरे धीरे ले जा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे ले जाकर रख दिया, अब होगा क्या? नहीं, अभी भी नहीं होगा। एक बात कि बहुत धीरे धीरे ले जाना मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए, उसका स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट होना चाहिए, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट होना चाहिए, मतलब ये हुआ कि मान लो इस बॉडी को मैं यहां से उठा के ऊपर ले जा रहा हूं बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड से, तो मैंने कुछ वर्क किया है, किसके अगेंस्ट किया है? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया है। तो जितना मेरा वर्क होगा ना वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि मैंने बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड से ऊपर लाया है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा जीरो हो गया। तो मेरा जो वर्क है ना, मेरा जो वर्क है एग्जैक्टली कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क के बराबर होगा विद अ नेगेटिव साइन, मतलब इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क, इसको और अच्छे से ऐसे भी लिख सकते थे तुम, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस ना करके तुम कहते कि अगर बहुत स्मॉल स्पीड से मैं किसी चीज को ले जाऊं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया है, मतलब वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स विद अ नेगेटिव साइन। ये होता है, हाँ भाई होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से लेके जाता हूं जिसमें उसका स्पीड चेंज ना हो रहा है, तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है भाई, एक कंजर्वेटिव एक नॉन कंजर्वेटिव लग रहा हो, तो अगर उसमें सारे नॉन कंजर्वेटिव लग रहे होंगे तो कंजर्वेटिव होगा ही नहीं, तो कंजर्वेटिव नहीं होगा तो ये भी होगा जीरो, तो नॉन कंजर्वेटिव बचेंगे एक दो, तो दोनों का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क बराबर जीरो होगा। अब एक कंजर्वेटिव मान लो एक नॉन कंजर्वेटिव मान लो, तो कंजर्वेटिव का जो वर्क डन है उसको उधर ले जाओगे, तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स निगेटिव और कंजर्वेटिव फोर्स, देखो यहाँ पे कंजर्वेटिव निगेटिव और कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा यू के बराबर होता है। ये होता है, ये हमेशा सही है, ये हमेशा सही है, दो फंडामेंटल फॉर्मूला है। इसको आप लिख सकते हो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये हमेशा सही होगा कि पर्टिकुलर केस में सही होगा? ये पर्टिकुलर केस में सही होगा। ये कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का ये डेफिनेशन नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है, ये इसके बराबर इत्तेफाक से आ गया, इसके बराबर होता नहीं है, ये आ गया है। कैसे आ गया है? तो डेल्टा के को जीरो रखा है और इसका वर्क डन माइनस डेल्टा यू रखा है, तो आ गया है। तो ये तो तभी सही होगा ना जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा और कंजर्वेटिव के अगेंस्ट में ये वर्क कर रहा होगा, तो दो बातें हैं तभी ये सही होगा। क्लियर है ये बात? चलो, ये फॉर्मूला आ गया है, इसका यूज करना होता है, कब करना होता है, कैसे करना होता है, तो देखो ये सवाल है। स्ट्रिंग ऑफ मास m एंड लेंथ l, फाइंड वर्क डन टू पुल बैक द स्ट्रिंग ऑन अ टेबल। ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं। ये स्ट्रिंग नीचे हैंग्ड है, आधा हिस्सा उसका ऊपर रखा है, आधा हिस्सा नीचे l/2 लेंथ नीचे है, टोटल लेंथ है इसका l, तो नीचे m/2 लेंथ आ जाएगा, ऊपर में m/2 लेंथ रहेगा। इसको पूरा ऊपर खींचने में कितना वर्क होगा विथ इनफाइनेटली स्मॉल स्पीड, विथ स्मॉल स्पीड, धीरे धीरे इसको ऊपर खींच लेना है। तो कौन खींचेगा? ग्रेविटी तो नहीं खींचेगा ना, ग्रेविटी थोड़ी ना उसको ऊपर खींच के ले जाएगा। कौन खींच के ले जाएगा? तो सुनो ध्यान से, स्ट्रिंग ऑफ मास m एंड लेंथ l, स्ट्रिंग ऑफ मास m एंड लेंथ l, फाइंड वर्क डन, सिंपल ऐसा लिखा हो, फाइंड वर्क डन टू डू दिस, फाइंड वर्क डन टू डू दिस। किसी काम को करने में सिंपल वर्क लिखा हो तो वो एक्सटर्नल फोर्स का ही वर्क होता है।
नॉन कंजर्वेटिव का वर्क होता है। नॉन कंजर्वेटिव का वर्क बराबर हो जाएगा डेल्टा यू, सीधा डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू नहीं, क्योंकि कंजर्वेटिव होता तो माइनस डेल्टा यू, और विद इनफाइनाइट अमाउंट स्पीड कर रहा हूं तो डेल्टा के ही जीरो हो गया। तो ये फॉर्मूला होगा। बताओ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब सुनो, जब मैं इसको उठा के पूरा का पूरा टेबल पे रख दूंगा तो फाइनली यहां पे पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस मान लेता हूं, तो इसका पोटेंशियल मैंने जीरो मान लिया, तो ये पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। मैं पूरा चेन को इसी टेबल पे रख लूंगा जहां पे मैंने रेफरेंस माना है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। जीरो माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ कितना मास नीचे है इस रेफरेंस पॉइंट के, m/2, तो ये हो जाएगा m/2 जी। और पोटेंशियल एनर्जी लेने के लिए आप सेंटर ऑफ मास लेंगे, टोटल लेंथ नहीं लेंगे, क्योंकि मास यहां भी और मास यहां भी है, तो ये हो जाएगा आपका L/4। टोटल लेंथ L, आधा लेंथ नीचे L/2, तो इसका आधा हो जाएगा L/4, तो ये लिखेंगे आप L/4। और निगेटिव इसीलिए क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के नीचे जब मास होता है तो माइनस लेते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस mgL/8, ये आपका वर्क आ गया। और बिल्कुल वर्क पॉजिटिव आया है। ये क्या प्रूफ कर रहा है कि इसको ऊपर रखने में मुझे कुछ काम करना पड़ा है, और मुझे कितना काम करना पड़ा है, जो मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो डेल्टा यू के बराबर। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम। ये मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम क्या होता है, समझिए। मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम होता है वर्क एनर्जी थ्योरम का एक सिंप्लीफाइड एंड स्पेशल केस। असल में जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, एक नोमेनक्लेचर है। ईमानदारी से बताओ, थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी समझ आया आपको? पोटेंशियल एनर्जी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, वो एक नया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो एक नोमेनक्लेचर है। किसका नोमेनक्लेचर है? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव वैल्यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कोई यूनिक वैल्यू नहीं होता। किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने डिफरेंस कहां लिया है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया? अब मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम उसी तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम का एक सिंप्लीफाइड पार्ट है। तो अपन मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम असल में वर्क एनर्जी थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दुनिया के सारे फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो कि किसी बॉडी पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग तो रहा है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा। या फिर कंडीशन ये नहीं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगना ही नहीं चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क होगा ना, वो जीरो होगा। जैसे मान लो यहां पे एक इंक्लाइन प्लेन से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, एक ऑब्जेक्ट लिया एम मास का, इसको यहां से रिलीज कर दिया। इसको क्या किया हमने? रिलीज कर दिया। तो जैसे ये नीचे गिरता हुआ आएगा, नीचे गिरता हुआ आएगा, नीचे गिरता हुआ आएगा, स्लाइड करता हुआ, तो इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक mg ग्रेविटेशनल फोर्स और एक नॉर्मल रिएक्शन। स्मूथ सरफेस लिए फ्रिक्शन नहीं है, तो जैसे जैसे नीचे लगेगा तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन एक्ट तो हो रहा है, लेकिन वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है। तो वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, और नॉर्मल रिएक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर इफ वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, अगर ऐसा है तो फॉर्मूले में सिर्फ बचेगा वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के, एंड वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स को लिख सकता हूं मैं माइनस डेल्टा यू। तो माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के। माइनस डेल्टा यू को उधर उठा के ले जाऊं, माइनस डेल्टा यू को क्या करूं? इस तरफ उठा के ले आऊं, तो क्या बनेगा बोलो? ये बनेगा आपका डेल्टा यू, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो। जैसे डिफरेंशिएशन
एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहता है कि डिफरेंशिएशन में जो कोई प्लस है तो पहले को करो फिर दूसरे को करो, तो दोनों को डिफरेंशिएट डेल्टा डेल्टा किया, उसको कॉमन भी निकाल सकते हो। तो ये टर्म बनेगा, यू का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस ये टर्म है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म क्या बनेगा, चेंज इन दिस वन इज इक्वल टू 0, मतलब दिस मस्ट बी कांस्टेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है उसको कहते हैं अपन कांस्टेंट, एंड पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम को अपन डिफाइन कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, जीरो नहीं बेटा, इसमें चेंज नहीं हो रहा, चेंज इन पोटेंशियल प्लस काइनेटिक 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होता है वो कांस्टेंट रहता है। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है कि कंडीशन पे है, तो ये कंडीशन पे कांस्टेंट रहता है। कब, जब आप यहां पे देखो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, 0। अगर वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 है तब जाके आप ये कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। अब सुनो, ये नया चीज पढ़ने से आपको फायदा क्या हुआ, क्या बेनिफिट है, आपने ये सीखा, तो आपने कुछ नया चीज नहीं सीखा। अब एक बात बताओ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का अगर वर्क 0 है तो सिंपल बात कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है डेल्टा के ई के बराबर होगा। ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। कब, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क 0 है। ये तो कंजर्वेटिव फोर्स बराबर डेल्टा के ही होता है, और इसी कंजर्वेटिव फोर्स का एक दूसरा नाम है माइनस डेल्टा यू। तो ये माइनस डेल्टा यू इधर आ गया तो प्लस डेल्टा यू, तो के ई प्लस यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम क्या आ गया, कांस्टेंट। मतलब अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क 0 है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल वैल्यू, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ, यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगा, नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगा। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क 0 है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कंजर्व रहेगा। जैसे ये बॉडी में यहां से छोड़ता हूं तो बताओ, यहाँ पे इसके यहाँ पे कुछ डिफरेंस कहीं लिया होगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मान लोगे। तो जैसे मैं छोड़ूंगा ना तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, और वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किस में जाएगा, काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखो, इसको मैं यहां से छोड़ता हूं तो अपने आप नीचे भाग के क्यों आता है, क्योंकि इसके ऊपर होने की वजह से इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, अपने आप इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और मान लो यहाँ पे मैंने इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी देकर ऊपर फेंका, तो जैसे मैं कुछ काइनेटिक एनर्जी देकर इसको ऊपर फेंकूंगा तो मैक्सिमम हाइट पे जाके धीरे 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 रुकेगा, फिर नीचे आ जाएगा। जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंकता हूं, ऊपर फेंका मैंने, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके रुकेगा और फिर नीचे आएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा, देखो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी वो खत्म होता जा रहा है और किसमें कन्वर्ट होता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी में क्यों कन्वर्ट होता जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने इसको ऊपर फेंका था तो ग्रेविटी का निगेटिव वर्क हुआ था, और ग्रेविटी का निगेटिव वर्क मतलब पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ना। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेविटी का निगेटिव वर्क खा गया। ऐसे जो काइनेटिक एनर्जी मैंने दिया था वो ग्रेविटी का निगेटिव वर्क खा गया। अब यही बात जो मैंने काइनेटिक दिया था वो ग्रेविटी के निगेटिव वर्क ने खा गया, इसी को दूसरे टर्म्स और आसान भाषा में कहते हैं कि जो मैंने काइनेटिक एनर्जी दिया था वो पोटेंशियल में चला गया। सेम ही बात है दोनों, लेकिन अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होगा, चीजों को विजुअलाइज करना थोड़ा सा आसान होगा। पुराने चीज को नया कवर बना के दे दिया बस, पोटेंशियल एनर्जी कोई नया बात नहीं है। जैसे मैं इसको छोड़ रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी 0 है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कहां से आया, ग्रेविटी ने वर्क किया, ग्रेविटी का वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। दूसरी बात, इसमें काइनेटिक एनर्जी कहां से आया, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी के लॉस की वजह से काइनेटिक एनर्जी आए, पोटेंशियल के लॉस की वजह से काइनेटिक एनर्जी आए, या ग्रेविटी के पॉजिटिव वर्क की वजह से काइनेटिक एनर्जी आए, बात तो बराबर ही है। तो उससे करो, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी नहीं जानता होता तो कोई बात नहीं, मैं यहां से सवाल करता। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी नहीं जानता होता तो मैं यहां से सवाल करता, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क 0 तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं यहां से सवाल सॉल्व कर लेता, और सारे सवाल को सॉल्व करता है एक लाइन से। एक भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको सॉल्व करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम जानना जरूरी है। असल में मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बाप कौन है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से ये ड्राइव कर होके आया है, ये कोई नया नहीं है। तो असली थ्योरम कौन सा है, असली वाला वर्क एनर्जी थ्योरम। ये एक स्पेशल केस है वर्क एनर्जी थ्योरम का, एक रिप्रेजेंटेशन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, सर ये कब लगाएं ये कब लगाएं, ये हमेशा लगेगा, ऑलवेज वैलिड एंड एप्लीकेबल।
लेकिन कभी कभी इसे निकालना मुश्किल होता है। तो ये कब वैलिड है? जब वर्क डन बाय द नॉन, जब कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा ही नहीं कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जीरो होना चाहिए। कभी कभी बच्चे गलत याद रख लेते हैं, सर जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा, फोर्स ही नहीं होगा, तब जाके ये कंजर्व होगा। नहीं, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा, तब जाके ये कंजर्व होगा। वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा, तब जाके ये क्या होगा? कंजर्व होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये कब लगाएंगे? जब नॉन कंजर्वेटिव का वर्क जीरो होगा। इसको ढंग से लिखिए। अब सुनिए, अगर किसी सिस्टम में मैं हूं, मतलब वो कह रहा है कि आपने कुछ काम किया या आपने कुछ करा, पॉजिटिव करा, नेगेटिव कुछ करा, जब हम हैं, हम जहां हम वहां कम नहीं, जहां हम वहां कम नहीं, जहां कम वहां हम नहीं। जहां हम वहां कम नहीं, जहां कम हुआ हम नहीं। हम मतलब कौन? हम आप मैं, हम जहां हम होंगे ना वहां कम नहीं होंगे, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा के रखना है, तो जिस भी सवाल में मेरा इन्फ्लुएंस होगा उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगता है। जहां कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग रहा होता है वहां हम नहीं होते हैं, वहां कोई ना कोई कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और उसी कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है। तो डेल्टा यू प्लस, और देखो वर्क डन बाय, देखो कितना आसान है। कंजर्वेटिव फोर्स एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं, क्रिस्टल क्लियर। अगर ढंग से तुम देख लो लेक्चर, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू डेल्टा के। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क ही नहीं कर रहा तो इसको डेल्टा, इस कंजर्वेटिव फोर्स को डेल्टा के बराबर लिखो, सवाल सॉल्व होगा। या इसको लिखो माइनस डेल्टा यू, तो इधर आके प्लस डेल्टा यू, तो ये हो जाएगा डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर कांस्टेंट, मतलब के प्लस यू का इनिशियल वैल्यू बराबर के प्लस यू का फाइनल वैल्यू। क्लियर है एकदम? अच्छे से कंसेप्ट समझ आ गया? आगे देखो, पोटेंशियल एनर्जी एक्स का ग्राफ। तो ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाया है। ये है आपका यू वर्सेस एक्स का ग्राफ। मान लो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है। यू एक्स का कर्व है ये। यहां पे देखोगे ना, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं थोड़ा सा इधर लेके आऊंगा तो ये नीचे ही इस पे फोर्स लगेगा और नीचे गिर जाएगा, और इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर लेके आऊंगा तो इस पे फोर्स इधर ही लगेगा और ये नीचे गिर जाएगा। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं, इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं। देखो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। अगर मैं ए पे बात करूं तो इस ग्राफ का स्लोप ए पे क्या है? तो टेंजेंट गिरेगा तो जीरो आएगा। तो स्लोप मतलब डी यू बाई डी एक्स। स्लोप मतलब क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। जिसका ग्राफ है उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जो फिजिकल क्वांटिटी मैंने एक्स पे रखा है। तो एग्जैक्टली इस ग्राफ का यहां पे स्लोप देखें तो जीरो होगा, और स्लोप होगा क्या? डी यू बाई डी एक्स होगा। तो डी यू बाई डी एक्स स्लोप इज इक्वल टू जीरो, और आप जानते हैं कि डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स, या आप कह दें इसको माइनस एफ। और ये जीरो के बराबर है, तो फोर्स किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। और जहां पे फोर्स जीरो वहां पे इक्विलिब्रियम। यहां पे स्लोप क्या होगा? तो एट बी पे बात करेंगे अपन, एट बी। तो बी पे बोलो एफ बराबर क्या डिफाइन होगा? माइनस एफ बराबर डी यू बाई डी एक्स, और डी यू बाई डी एक्स खुद क्या है? जीरो। तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो ए पे बात करें या बी पे बात करें, दोनों जगह फोर्स जीरो है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ए भी इक्विलिब्रियम को बता रहा है। ए किसको बता रहा है? इक्विलिब्रियम को बता रहा है। और बी भी इक्विलिब्रियम को बता रहा है, इक्विलिब्रियम को बता रहा है। दोनों ही इक्विलिब्रियम को बता रहा है। ठीक है भाई, ए भी इक्विलिब्रियम को बता रहा है, बी भी बता रहा है, सी भी इक्विलिब्रियम को बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जीरो है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। अब इसको मान लो मैं थोड़ा सा बॉडी को बी को यहाँ ला के छोड़ता हूँ। जैसे मैं बॉडी बी को यहाँ ला के छोड़ूंगा, ढंग से देखना, यहाँ पे बॉडी आ गया, यहाँ पे स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि थीटा 90 लेस देन 90 है, तो स्लोप है पॉजिटिव। तो जहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा, एफ इज इक्वल टू होता है डी यू बाई डी आर विथ अ निगेटिव साइन। अगर स्लोप पॉजिटिव है, मतलब डी यू बाई डी आर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये आएगा माइनस। ये माइनस होने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा और ऑब्जेक्ट नीचे गिर के आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो
तो स्लोप बताओ क्या होगा, स्लोप होगा इसका निगेटिव इस पॉइंट पे, स्लोप निगेटिव तो ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब प्लस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स प्लस डायरेक्शन में लगेगा, आगे लगेगा और फिर से बॉडी को यही ला देगा, ठीक है ना। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप ऑफ स्लोप देखूं, डबल डिफरेंशिएशन, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, और इधर डिफरेंस, जैसे मैं इसी को डिफरेंशिएट कर देता हूं बेटा, ये किसके लिए पढ़ा था आपने, किसी पॉइंट पे स्लोप जीरो है तो फोर्स जीरो होगा। अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट कर दूं तो df बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू r। अब बताओ, जहां पे मिनिमा बनता है वहां पे डबल डिफरेंशिएशन होता है पॉजिटिव, क्योंकि हंसता हुआ ग्राफ है, स्माइलिंग कर्व है, तो इसका रेट ऑफ चेंज इन स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, लगातार स्लोप बढ़ रहा है, यहां से यहां तक लगातार स्लोप बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ चेंज इन u विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, पॉजिटिव। तो देखो df बाई डी आर क्या आ जाएगा आपका माइनस, और ये माइनस तो ये आ जाएगा निगेटिव। तो सुनना, फॉर अ स्टेबल इक्विलिब्रियम ये वाला टर्म होना चाहिए आपका पॉजिटिव, ये वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और f का सिंगल डिफरेंशिएशन ये माइनस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा निगेटिव, ये बाद में देखेंगे। अब यहां पे आओ, यहां पे बन रहा है मैक्सिमा, मैक्सिमा पे जो डबल डिफरेंशिएशन होता है वो होता है निगेटिव, तो यहां पे देखिए अगर f बराबर माइनस डी यू बाई डी आर है, f बराबर माइनस डी यू बाई डी आर है, तो df बाई डी आर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू r, ये को क्या होता है निगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। देखो अच्छे से समझना, df बाई डी आर यहां पे आ गया, डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है यहां पे, निगेटिव। सुनो, तो मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव और मिनिमा पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, ठीक है ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डबल डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डबल डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, निगेटिव। तो देखो डबल डिफरेंशिएशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या आना चाहिए, निगेटिव। अगर इसमें कंफ्यूज मत हो ना, सिर्फ डबल डिफरेंशिएशन की बात करो, ये पूरे फॉर्मूले से मत तुम मेजर करो। बताओ यहाँ पे मिनिमा पे डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पॉजिटिव, तो बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, पॉजिटिव। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, पॉजिटिव। इक्विलिब्रियम के लिए सिंगल डिफरेंशिएशन होगा जीरो और डबल डिफरेंशिएशन होगा पॉजिटिव। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए सिंगल डिफरेंशिएशन होगा जीरो, डबल डिफरेंशिएशन होगा नेगेटिव। क्लियर है ये बात। अब आगे अपन बात करें, अगर इस सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए और बी यहाँ पे और सी, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, तो कई बच्चे सीधा सीधा जवाब दे देते हैं सर सी पे, एट सी। तो सी पे फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो फोर्स को नहीं बताता है। ये ग्राफ वाई एक्सिस पे सीधा मैंने फोर्स ही रखा है, तो बताओ क्या फोर्स सी पॉइंट पे जीरो है, नहीं। अब अगर फोर्स सी पॉइंट पे जीरो नहीं है तो फोर्स सी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कहां से आएगा, जब फोर्स ही जीरो नहीं है तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं। इक्विलिब्रियम कहां होगा, जहां फोर्स जीरो, फोर्स कहां जीरो, ए पे और बी पे। तो आप बताइए ए पे और बी पे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पे है, तो कैसे बताओगे, देखो मैं बताता हूं आपको, देखो अच्छे से सुनना। एफ बराबर होता है माइनस डी यू बाई डी आर, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये होगा तेरा डी एफ बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, सॉरी ये तो माइनस है ही फॉर्मूले में, डबल डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट करा तो इधर तो एक ही बार होगा, इस पे पहले से एक बार था तो डबल हो गया। अब बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां होता है, नीचे ऐसे बनता है, वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वहीं पे होगा जहां पे इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा, मतलब डी एफ बाई डी आर क्या आएगा, माइनस, और ये होगा पॉजिटिव, मतलब निगेटिव आएगा, वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो जहां पे फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ का स्लोप निगेटिव, वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पे है, यहां पे देख स्लोप निगेटिव है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्लोप निगेटिव मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, और यहां पे देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे u का डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए था, निगेटिव। u का डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए था, निगेटिव। u का डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए था, निगेटिव। तो देखो इधर u का डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे u का डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव, निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब फिर इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव a पे है तो ये अनस्टेबल होगा। देखो ए अनस्टेबल और बी क्या होगा, स्टेबल। ए अनस्टेबल और बी क्या होगा, स्टेबल। क्लियर है ये बात। आगे देखो, if u is equal to 8x minus x square then find x where object in equilibrium and potential energy at equilibrium। तो देखो
एफ इज इक्वल टू अपन ने क्या पढ़ा है, माइनस डी यू बाई डी आर। तो ये कह रहा है कि फाइंड एक्स वेयर ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, एक्स का वो पॉइंट बताओ जहां पे ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है। यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, तो डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो देखो एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो इक्विलिब्रियम होने के लिए फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए जीरो, तो डिफरेंशिएट करके फोर्स की वैल्यू जीरो रख दो। इसको डिफरेंशिएट करो, यू को डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा बेटा 8 माइनस 2x। अरे भाई 8x का 8 बाहर, तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, हेंस 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4 मीटर। तो एक्जैक्टली x इज इक्वल टू 4 मीटर पे इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पे फोर्स जीरो हो, और अगर u बराबर दिया हुआ है 8x माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको फोर्स निकालने के लिए f इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स लिख दो बस। f इज इक्वल टू होता है माइनस डी बाई डी आर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे होगा 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 4, 0 मतलब इक्विलिब्रियम, तो x बराबर 4 मीटर पे इक्विलिब्रियम। और जहां पे इक्विलिब्रियम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो जहां पे इक्विलिब्रियम है वहां पे पोटेंशियल निकालने के लिए x को रख दो 4, इसको रखोगे 4, तो ये होगा तेरा 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16 जूल आंसर। क्लियर है क्या, एकदम अच्छे समझ आ गया ये बात। नेक्स्ट देखिए सवाल, रफ्तार में आइए आगे बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब, potential energy is equal to 2 divided by x cube minus 3 by x square. Find x where object is in equilibrium. x की वैल्यू बताइए जहां पे ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, तो बताइए क्या लिखेंगे, du by dx मतलब फोर्स इज इक्वल टू 0। बताइए इसका डिफरेंशिएशन, ये होगा आपका डिफरेंशिएशन 2 ऊपर dx का पावर माइनस 3 बाई डी एक्स। अरे भाई इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर ले जाके माइनस 3 करके डिफरेंशिएट करोगे ना, माइनस 3 बाहर x टू दी पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। बताओ 2 बाहर, और जो पावर बाहर आ जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस 6 एक्स का पावर माइनस 4। अरे माइनस 3 जो पावर होता है डिफरेंस में बाहर आ जाता है और पावर को x से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस 6 एक्स का पावर माइनस 4, ये होगा प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6 इंटू एक्स का पावर क्या होगा 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको उस तरफ ले जाओ, तो 6x का पावर 5 इज इक्वल टू 6x का पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा x और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 1 मीटर। x इज इक्वल टू 1 मीटर। ये सवाल एक ऐसा भी पूछते हैं, ये AIPMT का पूछा हुआ सवाल है, u बराबर a बटा x का पावर 6 माइनस b बटा x का पावर 7, फाइंड x वेयर ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। तो f बराबर होता है बेटा माइनस डी बाई डी एक्स। तो बोले इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहां फोर्स जीरो उसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो फोर्स जीरो होगा मतलब ड्यू बाई डी एक्स, माइनस ड्यू बाई डी एक्स जीरो होगा, तो ड्यू बाई डी एक्स भी जीरो हो गया। तो यहां पे ड्यू बाई डी एक्स को जीरो रख दो बस, तो ड्यू बाई डी एक्स करोगे तो ये होगा बेटा माइनस 6a x टू द पावर 7, कर ले डिफरेंशिएशन, और ये होगा तेरा माइनस प्लस 7b x टू द पावर 8, ये आएगा। इज इक्वल टू जीरो करना है तो इसको उधर ले जाओ, तो ये बनेगा तेरा 7b, एक मिनट हम सॉरी, देख ये होगा तेरा x टू द पावर माइनस 6 बाहर आएगा, तो माइनस 6a समझ रहा है, a कांस्टेंट है, x टू द पावर माइनस 6 बाहर आएगा, और x टू द पावर माइनस 6 माइनस 1 x टू द पावर 7, ये बनेगा इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे ये बाहर आएगा, तो ये प्लस 7b बटा x टू द पावर 8 इज इक्वल टू 0 पुट करना, तो इसको उधर ले जा, तो ये बनेगा तेरा 7b बटा x का पावर 8 इज इक्वल टू 6a बटा x टू द पावर 7। अच्छे से देखना यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, x टू द पावर 7 से कैंसिल होगा, तो ये x आ जाएगा, x को ऊपर ले जा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, देखना ध्यान से, x इज इक्वल टू होगा, इस x को ऊपर ले जाएगा तो x इज इक्वल टू होगा 7b बाई 6a, 7b बाई 6a, 7b बाई 6a। समझ आ गया ये बात। नेक्स्ट देखो, ए पोटेंशियल एनर्जी U is equal to alpha x plus beta y, then find acceleration of object if mass of object is m। बस सवाल बहुत ही आसान लग रहा होगा दिखने में, लेकिन ये सवाल इतना आसान है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो x एंड y दोनों का फंक्शन है। अगर पोटेंशियल एनर्जी x एंड y दोनों का फंक्शन हो तो आप ऐसे लिखेंगे F is equal to माइनस du बाई डी एक्स आई कैप प्लस du बाई डी वाई जे कैप, ऐसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। माइनस को तो आप बाहर ही रखें, पूरे पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को x के साथ डिफरेंशिएट किया, ऐसा नहीं कि x वाले को x से करेंगे, पूरे को पूरा का पूरा u लिखा है, ux नहीं लिखा, ui नहीं लिखा, मैंने u लिखा है। इस u को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो u में अल्फा x प्लस बीटा वाई, तो अल्फा x को डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा x को डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा बाहर, x का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो ये लिखेंगे अल्फा x का डिफरेंशिएशन होगा मतलब अल्फा आई कैप।
प्लस जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 0, y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0, y से इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो बीटा जेकब ये आएगा। और आपको एक्सीलरेशन चाहिए तो एक्सीलरेशन बराबर होता है फोर्स बटा मास। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अल्फा ई के प्लस बीटा जेकब मतलब रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा एम, ये आएगा आपका एक्सीलरेशन, रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एम। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, फिजिकल टू डी बाई डी आर लगता है, दो बार डिफरेंशिएट भी करते हैं एक्स में और वाई में, लेकिन वहाँ आई कैप और जेकब नहीं लगाएंगे तो टर्म बनेगा अल्फा प्लस बी, तो आंसर लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बटा एम, अल्फा प्लस बीटा बटा एम गलत हो जाएगा, ये होगा रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई एम, क्योंकि ये आई में है और ये जे में है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इफ u is equal to xy plus yz plus zx then find force at x is equal to 1, 1, 1, x is equal to 1, 1, 1, ठीक है ना, सॉरी एट x is equal to 1, y is equal to 1 and z is equal to 1, मतलब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 1, 1, मतलब फोर्स कहाँ चाहिए आपको 1, 1, 1 पे चाहिए। तो आइए करते हैं, f इज इक्वल टू होता है माइनस बाहर निकाल के रख लीजिए, du बाई डी करेंगे तो आई कैप होगा, प्लस du बाई dy करेंगे तो j कैप होगा, प्लस du बाई dz करेंगे तो k कैप होगा। पूरे u को रख दीजिए, पूरा u उठा के रखो यहाँ पे और पूरे को x के साथ डिफरेंशिएट करो। तो जब पहले टर्म को x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो y बाहर आ जाएगा, फिर इसको x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो x है ही नहीं इसमें, और फिर इसमें x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो प्लस z आ जाएगा और ये आई कैप के साथ रहेगा। अब मेरी बात सुनना ढंग से, एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाया है, जैसे मैंने जब x को x के साथ डिफरेंशिएट कर रहा था तो y कांस्टेंट माना है, तो y को बाहर dx बाई dx 1 होगा, और जब मैं x के साथ डिफरेंशिएट कर रहा था तो y और z दोनों को कांस्टेंट माना है, तो दोनों कांस्टेंट का डिफरेंस 0। जब मैं यहाँ पे x के साथ डिफरेंशिएट कर रहा था तो z कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, x का डिफरेंस 1 हो जाएगा आई कैप, प्लस अब सेम y के साथ रिपीट करूंगा तो x को कांस्टेंट मानूंगा, ये हो जाएगा तेरा y का डिफरेंस 1 तो x बचेगा, और यहाँ पे y के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो ये z बचेगा क्योंकि y का डिफरेंस 1 होगा, और zx का डिफरेंशिएशन फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, क्योंकि वो क्या है कांस्टेंट है, तो ये बचेगा तेरा j कैप, प्लस नेक्स्ट z के साथ करोगे तो ये बचेगा तेरा y प्लस x k कैप। इस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है। अब ये कहां चाहिए था फोर्स आपको 1, 1, 1, मतलब x और y और z तीनों की वैल्यू 1 है, तो ये बचेगा मैं बेटा 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, और फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालोगे 2√3 आ जाएगा। क्लियर है बात, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, समझना थोड़ा सा, इफ वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी इज 10 जूल, ए से बी तक ऑब्जेक्ट को ले जाने में वर्क हुआ है 10 जूल का, वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी इज 10 जूल, देन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू -60 जूल। ये सवाल असल में वर्क एनर्जी पावर के बेसिक कंसेप्ट का है, लेकिन ये सेम सवाल ग्रेविटेशन के चैप्टर में आएगा, सेम सवाल एसएचएम में भी आ सकता है, सेम सवाल इलेक्ट्रोस्टैट में भी आएगा 12th क्लास में, मतलब ये बेसिक फिजिक्स का सवाल है, अच्छे से समझना। इसमें लैंग्वेज भी आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। वर्क डन इन मूविंग, अरे कौन वर्क करा है ये तो बताया नहीं, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, क्या लिखा है देखो, वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, मतलब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, फाइनल पोजीशन है तेरा बी, ए से बी तक किसने करा वर्क डन, ठीक है, ए से बी तक वर्क कितना दिया हुआ 10 जूल, बहुत बढ़िया, लेकिन ये वर्क डन बराबर डेल्टा यू लिखोगे कि डेल्टा के लिखोगे या पता नहीं क्या लिखोगे, किसका वर्क है, वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट किसने किया है, तो ढंग से सुनना, अगर वो कंजर्वेटिव का वर्क होता ना तो लिख देता, कंजर्वेटिव का वर्क हमेशा लिखता है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स मेंशन होता है, लेकिन सिर्फ वर्क लिखा हो ना वो आपके वर्क के बारे में बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ए से बी तक लाने में वर्क करना पड़ा है, कौन एक्सटर्नल एजेंट ने किया है, हमेशा सिर्फ ऐसा लिखा होता है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही माना जाता है। लिखा हुआ है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो नॉन कंजर्वेटिव तो मानोगे ही, कोई भी फोर्स का वर्क मतलब कोई किसी भी पर्टिकुलर फोर्स का नाम नहीं लिखा है उस वर्क के करस्पॉन्डिंग, तो उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही मान के आगे सवाल सॉल्व करेंगे। तो बताइए वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 10 जूल लिया हुआ है, देन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, पोटेंशियल बी इज 0, बी इज -60 जूल। यहां पे देखना सवाल में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, अब सवाल पढ़ना ढंग से,
इफ वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट विद ए स्मॉल कांस्टेंट स्पीड, मतलब डेल्टा का जीरो, फ्रॉम ए टू बी इज 10 जूल, देन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी इज -60 जूल। चलो भाई आ जाओ। अब ए और बी की पोटेंशियल दे दी, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहां पे, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क नहीं दिया उसने, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क दिया है। बताओ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता है डेल्टा यू के बराबर। कहां से कहां तक ले गए बेटा? ए से बी तक ले गए, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ए, और वर्क डन दिया हुआ नॉन कंजर्वेटिव का 10 जूल। ये आएगा आंसर तेरा। इफ देन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए का पोटेंशियल एनर्जी अपने से पूछा है, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज -60 जूल, तो बी का पोटेंशियल एनर्जी उसने दे दिया -60 जूल। -60 माइनस यू ए इज इक्वल टू 10, माइनस यू ए को इधर उठा के ले आओ, तो यू ए इज इक्वल टू -60 एज इट इज रहने दो, 10 को उधर ले जाओ तो -10 इज इक्वल टू -60 जूल आंसर। ए का पोटेंशियल आ गया -60 जूल आंसर। बहुत इंटेलिजेंटली और पेशेंटली सवाल को करने की जरूरत है। दूसरा सवाल देखते हैं, अपने आप थोड़ा कंसेप्ट समझ आएगा, ऊपर वाले को लिख लीजिएगा आप। इफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, बोल रहा है भाई वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स विद अ वेरी स्मॉल स्पीड, विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्मॉल एंड कांस्टेंट स्पीड। स्मॉल एंड कांस्टेंट स्पीड लिखते ही, मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूं बेटा, स्मॉल एंड कांस्टेंट स्पीड लिखते ही आपको पता चल गया कि डेल्टा के की वैल्यू क्या आई है, 0। इसका सॉल्यूशन यहां रहने देता हूं क्योंकि इसी से कंपेयर करके आगे समझाऊंगा। डेल्टा के क्या आ गया है, 0। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से डेल्टा के 0 आ गया। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स कितना दिया हुआ है, इस 20 जूल, एंड वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू होता है। फ्रॉम टेकिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक लाया है, मतलब इस माइनस को यहां ले जाओ तो -20 बराबर फाइनल ए माइनस इनिशियल बी, या चेंज इन पोटेंशियल लिखोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे, इस माइनस को आप इधर ले गए तो फाइनल ए का और इनिशियल बी का। फाइंड पोटेंशियल ऑफ बी इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इज -जूल। ए की पोटेंशियल उसने -जूल दी है, ए की पोटेंशियल कितना दिया, -जूल, और ये हो गया तेरा माइनस, ये हो गया तेरा वर्क डन बाई बी। वर्क डन बाई बी इधर ले आओगे तो ये माइनस जाकर उधर प्लस होगा, तो सॉरी पोटेंशियल एट बी है ये, पोटेंशियल एट बी को इधर लाओगे तो माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, पोटेंशियल एट बी, ये माइनस उधर जाएगा 20 और ये -20 कट के आ गया 0, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया है, 0। बस आपको ये ध्यान रखना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, और यहाँ पे वर्क कंजर्वेटिव का दिया है, तो वर्क कंजर्वेटिव का वर्क बराबर होता है 20 जूल उसने दिया है, कंजर्वेटिव का वर्क कितना दिया उसने, इस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज 20 जूल, तो उसने दिया है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स 20 जूल है और वो माइनस चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होता है। तो इस माइनस को मैंने जानबूझ के इधर ले लिया, तो ये हो गया -20, और ये बेटा फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंज, तो फाइनल ए है और इनिशियल बी है, तो फाइनल ए माइनस इनिशियल बी, और उसने बी का ए का पोटेंशियल दिया है -20 जूल। फाइंड पोटेंशियल ऑफ बी का निकालना है पोटेंशियल, और ए क्या दिया -20 जूल। इस बी को उधर ले जाएंगे, ये -20 से कैंसिल होगा, तो बी का पोटेंशियल क्या आ गया, 0। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ढंग से आप करेंगे, ठीक है बेटा। आगे देखो, मान लो यहां से ये ऐसे रेफरेंस बना है, एक ऑब्जेक्ट है मास का, एल लेंथ का स्ट्रिंग है, इसको थीटा एंगल से छोड़ दिया। जब ये आता हुआ मीन पोजीशन पे आएगा तो मीन पोजीशन पे इसका स्पीड क्या होगा, ये मेरे से पूछा है। तो बताओ, इस ऑब्जेक्ट पे थ्रू आउट द मोशन, जैसे मैं यहां से इसको रिलीज करूंगा, जैसे मैं उस पॉइंट से इसको रिलीज करूंगा, तो रिलीज करने के बाद थ्रू आउट द मोशन इस पे कितने फोर्स लग रहे होंगे, तो थ्रू आउट द मोशन इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन सा, एक इस पे लग रहा है टेंशन फोर्स और एक इस पे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन टेंशन फोर्स हमेशा इसके पाथ के परपेंडिकुलर होगा, तो वर्क डन बाय टेंशन ऐसे ही 0 हो गया। मतलब एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था टेंशन, वो 0 हो गया। मतलब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का इनिशियल वैल्यू बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का फाइनल वैल्यू। ये करने से पता है क्या हुआ, नया कुछ नहीं हुआ। मैं बिना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी COME के भी सवाल कर सकता था, लेकिन वहां पे मुझे क्या यूज करना पड़ता, वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें मुझे वर्क कैलकुलेट करना पड़ता। वो भी हो सकता था, बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। अब बताओ, रेफरेंस कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा 0, तो इस लाइन पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया। अगर मैंने इस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान गया, तो इस पॉइंट पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जब रिलीज किया था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटा, नीचे है रेफरेंस लाइन से, तो -mgl, ये देखो L लेंथ यहाँ है, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस देखते हैं, तो ये होगा तुम्हारा L
cos थीटा है ना, वर्टिकल देखो इस एल का कंपोनेंट ये एल cos थीटा, इस एल का कंपोनेंट ये एल sin थीटा, एल sin थीटा तो रेफरेंस लाइन पे आ जाएगा, ये होगा एल cos थीटा, तो mgl cos थीटा इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, और जब यहां पे पहुंचेगा तो इसकी पोटेंशियल हो जाएगी माइनस mgl, पोटेंशियल क्या हो जाएगी माइनस mgl। पोटेंशियल माइनस क्यों लिख रहा हूं बार बार, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से नीचे लिया है मैंने, तो यहां से कुछ कॉमन टर्म कटेगा, m m m कैंसिल हो गया, अगर m m एंड m कैंसिल हो गया तो ये टर्म बनेगा माइनस जीएल उधर जाके प्लस जीएल, तो जीएल माइनस जीएल कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू, यहां से जीएल बाहर निकाल लो तो ये होगा जीएल 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 2 को उधर ले जाओगे तो वी स्क्वायर, स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा रूट, तो v इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, देखिए बेटा v इज इक्वल टू निकल के आ गया, v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया तुम्हारा वेलोसिटी का आंसर, ये आ गया तुम्हारा v, v इज इक्वल टू क्या आ गया रूट अंडर 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा यहां पे कभी कभी एक सवाल पूछते हैं, आईआईटी मेन में एक सवाल पूछा था, ये तो आंसर आ गया बेटा, इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पे होता और यहीं से मैं इसको रिलीज करता, थीटा जब जीरो था तभी रिलीज करा मैंने, अभी थीटा यहां था तो रिलीज किया, थीटा जब जीरो होता तभी रिलीज करता तो स्पीड बताओ क्या होता, अगर थीटा जीरो से रिलीज करता यहीं से तो ये कहीं जाता ही नहीं, देखो अगर मैं इसको इस वर्टिकल से थीटा एंगल इधर छोड़ूंगा तो रिलीज करते हुए यहां आएगा तो स्पीड होगा, अगर मैं यहीं से छोड़ूंगा तो कहीं नहीं जाएगा, तो स्पीड क्या होना चाहिए जीरो, थीटा जीरो पे स्पीड जीरो, नहीं समझ में आ रहा तो समझो ढंग से और खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे थीटा जीरो रखूँ तो स्पीड जीरो आना चाहिए, और देखो थीटा जीरो रखूंगा तो कॉस जीरो क्या होगा 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, मतलब ये सही है रिजल्ट, सोचने की कोशिश करो मैंने क्या बोल दिया। आगे देखो आईआईटी मेन में एक सवाल पूछा था, उसने सवाल ये पूछा था कि एक स्ट्रिंग लिया एल लेंथ का और एक और स्ट्रिंग ले लिया एल लेंथ का, यहां से सेम ऑब्जेक्ट एम, और मतलब एक ऑब्जेक्ट का मास एम था और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास 2m था, सॉरी, लेकिन दोनों का लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ सेम था, एक को यहां से अल्फा एंगल से रिलीज किया, दूसरे को बीटा एंगल से रिलीज किया, और पूछा जब ये मीन पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड अगर v1 है और ये मीन पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड v2 है, तो v1 बाई v2 का रेशियो क्या होगा। तो देखो यहां पे जो v1 आया था पीछे देखो वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, खास बात है मास से मास कैंसिल हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो देखिए v1 आ जाएगा तेरा रूट अंडर 2gl 1 माइनस कॉस अल्फा, अल्फा एंगल था, और ये हो जाएगा बेटा रूट अंडर 2gl 1 माइनस कॉस बीटा। अब ये 2gl से 2gl कटेगा, रूट के अंदर है दोनों, तो v1 बाई v2 का रेशियो आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा बटा 1 माइनस कॉस बीटा, देख भाई 1 माइनस कॉस अल्फा बटा 1 माइनस कॉस बीटा, ये टर्म बनेगा। क्लियर है, समझ आ गया यहां तक, ठीक है।